एवं सामने बैठे धम्म प्रेमियों को जय भीम जय मूल निवासी नमो बुद्धाय से सामाजिक अभिनंदन करते हुए जो इस कार्यक्रम का जो विषय आयोजक मंडली के द्वारा जो लगाया गया है कि इस देश अर्थात भारत को बौद्ध में कैसे बनाया जाए, क्योंकि कार्यक्रम में जब विषय होता है तो विषय पर बोलना ही वक्ताओं का अनिवार्य हो जाता है। इससे बात साबित होता है कि भारत कभी न कभी अतीत में इतिहास में बौद्ध में था। जिस समय में हम लोग यह कार्यक्रम यानी वर्तमान समय में जो कार्यक्रम धम्म दीक्षा समारोह ले रहे हैं, वर्तमान में भारत हमारा बौद्ध में नहीं है, यानी भविष्य में भारत को बौद्ध में बनाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि हमारा भारत भविष्य में बौद्ध में कैसे बनेगा। साथियों, सबसे पहले जानना है कि बौद्ध में का मतलब क्या होता है, यानी बौद्ध में बनाना है तो बौद्ध में का मतलब क्या है, यानी कैसा भारत हम बनाना चाहते हैं। यानी जो हमारे महापुरुषों ने इस देश में जिस शासन व्यवस्था का कल्पना किए थे, उम्मीद किए थे, वो कैसा भारत का शासन व्यवस्था होना चाहिए, तो हमारे तथागत गौतम बुद्धा ने इस देश की शासन व्यवस्था समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बुद्धा ने गृह त्यागा और बुद्धा ने दुनिया में कोई काम नहीं किया, बस एक ही काम किया, इंसान का यह जो ऊपर वाला जो ब्रेन है, ब्रेन को ही बदल दिया। जो अभी हमारे भंते लोगों के द्वारा जो सामने बुद्ध के सामने जो चारिका करने वाला जो भिक्षा पात्र रखा गया है, यानी भिक्षा पात्र जो बुद्ध अपने हाथों में लेकर चारिका यानी भिक्षाटन करने के लिए इस ब्राह्मणों की धरती जो भारत का एक जिला वाराणसी जिला है, उससे 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में जो सारनाथ है, वहां सारनाथ जो अपने शिष्यों को जो प्रवचन दिया था, जो देशना दिया था, बोले थे कि चरथम भिखवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंतानुकंपाय लोकानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। यानी हे भिक्षुओं, हे शिष्यों, यानी आप उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने हाथ में भिक्षा पात्र उठाओ और इस देश में उस विचारधारा का प्रचार प्रसार तब तक करते रहना जब तक भारत में बहुजनों का कल्याण और हित न हो जाए। यानी बहुजनों के कल्याण और हित के लिए बुद्धा ने अपने जीवन का 45 साल लगाया। यानी 45 साल बुद्ध ने कुछ नहीं किया, बस एक ही काम किया, बहुजन समाज के वैचारिक परिवर्तन किया। जब वैचारिक परिवर्तन हुआ तो देश में समाज के अंदर एक बहुत सा बड़ा क्रांति हुआ और उस क्रांति का परिणाम साथियों देखने को मिला कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। और उसका परिणाम था, यानी बुद्धा के वैचारिक क्रांति का परिणाम था। यानी बुद्धा ने जो सामाजिक जमीन तैयार किया था, उस सामाजिक जमीन जो भारत में ब्राह्मणों ने, यानी बुद्ध काल के पहले जो ब्राह्मण भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से आया और भारत के जो भूमि था, सामाजिक भूमि था, जैसा समाज यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज का जो निर्माण बुद्धा के पहले हमारे लोगों ने किया था, हमारे पुरखों ने किया था, उस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने ध्वस्त किया, यानी जमीन को बंजर बना दिया था। उस बंजर जमीन को बुद्धा ने 45 साल चारिका करके फिर उपजाऊ किया। जो सामाजिक भूमि जो बंजर ब्राह्मणों के द्वारा बना दिया गया था, वो बंजर भूमि को
खाद पानी देकर यानी वैचारिक क्रांति करके बुद्धा ने फिर उपजाऊ किया, और उपजाऊ जब सामाजिक जमीन हुआ तो राजनीतिक फायदा मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत में अशोक सम्राट जैसे यानी मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर भद्रथ मौर्य तक 10 शासक में सम्राट की उपाधि अशोक को मिला। और अशोक ने जब कलिंग युद्ध यानी कलिंग पूरे विश्व पर अशोक का मंशा था कि शस्त्रों से यानी हथियार से पूरे विश्व को जीतना है, पूरे दुनिया के लोगों पर राज करना है शस्त्र के द्वारा। लेकिन कलिंग का जो युद्ध था वो बुद्ध के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जब कलिंग का युद्ध हुआ और बड़े पैमाने पर जब रक्तपात हुआ तो उस रक्तपात से, उस हिंसा से यानी बुद्ध कह रहे हैं यानी अशोक सम्राट के ऊपर धम्म का विजय हुआ, क्योंकि उस समय कलिंग जो था वो एक बौद्ध राज था और उसका विजय अशोक सम्राट के ऊपर हुआ। हम लोग कहते हैं कि अशोक का विजय कलिंग पर हुआ, हम कहते हैं कि कलिंग का विजय यानी धम्म का विजय अशोक के मन मस्तिष्क को प्रभावित किया। जब धम्म का विजय अशोक के ऊपर हुआ तो अशोक सम्राट ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया कि अब दुनिया में परिवर्तन हम शस्त्र से नहीं करेंगे बल्कि शांति और अहिंसा से पूरी दुनिया पर राज करेंगे, दुनिया के लोगों को बदलेंगे। तब बुद्धा के उस समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अशोक सम्राट ने पहल करना शुरू किया। जब अशोक सम्राट ने पहल करना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य काल में भारत बौद्धमय हो गया। जब भारत बौद्धमय हुआ तो उस काल में कोई भारतीय, कोई मूल निवासी नागवंशी दुखी नहीं था, कोई पीड़ित नहीं था, कोई व्यवस्था से शिकार नहीं था, दुखी नहीं था। वैसा भारत में शासन व्यवस्था यानी धम्म का राज भारत में अशोक सम्राट ने स्थापित किया। लेकिन अशोक सम्राट के जाने के बाद अशोक सम्राट ने जो पहल किया था अपने संघ से, जो अशोक सम्राट को खतरे का महसूस हुआ कि संघ में नकली जो भिक्षु हैं वो घुसपैठ किए हैं, तब तक इनको निकालेंगे नहीं, तब तक ये भविष्य में ये संघ को खतरा महसूस जब सम्राट अशोक को हुआ तो अपने संघ से 60,000 नकली ब्राह्मणों को जो घुसपैठ किया था वो निकालने का काम किए थे। लेकिन अशोक सम्राट के जाने के बाद जो उनके आने वाले साम्राज्य के जो राजा हुए वो राजा अपने पुरखों के यानी पूर्व के सम्राटों के प्रेरणा नहीं लिए, पूर्व के सम्राटों से कोई प्रेरणा नहीं लिए, सीख नहीं लिए। और जिनको अशोक सम्राट ने घुसपैठी के रूप में जो धम्म के विरोधी लोग थे, भले चीवर ऊपर से नकली पहन लिए थे, लेकिन बुद्ध के धम्म के विरोधी लोग थे, यानी धम्म का प्रचार कम लेकिन अपने विचारधारा का प्रचार ज्यादा करते थे। उन लोगों का प्रवेश बाद के राजाओं के राज्य में प्रवेश हुआ और अंतोगत्वा भद्रथ मौर्य जो अंतिम शासक, उनकी हत्या ब्राह्मणों के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। यानी तब से लेकर यानी 185 ईसा पूर्व भद्रथ मौर्य की हत्या से लेकर अभी 2024 भारत बौद्ध में जो पूर्व में था वो ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति का दौर जो समय था उस काल को हमारे विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि यह एक जुगंतकारी घटना था। जो भद्रथ मौर्य की हत्या कोई साधारण हत्या नहीं था, साधारण घटना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हमारे सम्राटों ने, हमारे पुरखों ने जो इस भारत
में किया था, स्थापित किया था, भारत को बौद्ध में किया था, वह व्यवस्था समाप्त किया ब्राह्मणों ने, वह काल खत्म किया और असमानता, अन्याय, घृणा, नफरत पर अपनी व्यवस्था भारत में स्थापित किया। तब से लेकर भारत में अभी तक ब्राह्मणों का ही राज चल रहा है, यानी भारत अभी तक ब्राह्मणमय भारत है। लेकिन हम उन महापुरुषों से सीख लेकर, प्रेरणा लेकर, क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए बड़े प्रेरणा की जरूरत होती है। कोई भी देखिएगा, ज्योतिबा फूले हो या बाबा साहब या कोई भी, अपने पूर्व के पुरखों से प्रेरणा लेकर ही आगे बढ़े। तो जब तक प्रेरणा का जो स्रोत है, हमारे दुश्मनों ने हमारी विरासत को, हमारे विश्व धरोहर को समाप्त कर दिया, जिससे हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो प्रेरणा का स्रोत दुश्मनों ने समाप्त कर दिया। लेकिन हमारे कुछ इतिहासकारों के द्वारा अपने समाज में जो